मौसम ख़ज़ां की एक शाम बम्बई के एक पुरसकून मोहल्ले में वाक़ सोरबी चैम्बर्स के एक कमरे में एक नन्ही सी आवाज़ गूंजी। यह 28 दिसंबर 1937 का दिन था और ये पहली चीख एक ऐसे बच्चे की थी जो आने वाले बरसों में हिंदुस्तान की सनती तारीख का रुख मोड़ देने वाला था। इस बच्चे का नाम रतन था, रतन टाटा। बेटा, तुम टाटा ख़ानदान के वारिस हो, रतन के वालिद ने अक्सर कहा। लेकिन नौजवान रतन के दिल में कुछ और ही ख्वाहिशात थीं। इनके ख्वाबों में आसमान छूती इमारतें थीं जो इन्होंने खुद डिज़ाइन की थीं। एक शाम जब वो अपने दादा JRD टाटा के साथ टाटा स्टील के दफ्तर की छत पर खड़े थे, इन्होंने पूछा, दादा, क्या मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ? JRD ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, तुम जो चाहो बन सकते हो, लेकिन याद रखो, कभी कभी हमारे ख्वाब हमें कहीं और ले जाते हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद रतन की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अमेरिका में इन्होंने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ टाटा का बेटा नहीं थे, वो रतन थे, एक तालिब इल्म जो अपने पहचान बनाने के लिए बेताब था। एक रात अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे हुए इन्होंने एक ख़त लिखा, प्यारे दादा, मैंने फ़ैसला किया है, मैं आर्किटेक्ट बनने के साथ साथ कारोबार भी सीखूंगा। शायद मैं दोनों जहानों को जोड़ सकूं। 1962 में जब रतन टाटा स्टील में शामिल हुए तो इन्हें टेल्को की भट्टियों पर काम करने के लिए भेज दिया गया। गर्मी, धूल और मुश्किल हालात में इन्होंने मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। एक दिन एक बुजुर्ग मजदूर ने इनसे कहा, साहब, आप तो मालिक के बेटे हैं, यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? रतन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मुझे सीखना है कि फौलाद सिर्फ धात नहीं, इंसान के खून पसीने से बनता है। 1990 के दहाई में एक बारिशी दिन में रतन टाटा बम्बई की सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे। अचानक इनकी नज़र एक ख़ानदान पर पड़ी जो एक छोटी सी मोटरसाइकिल पर सवार था। बाप, माँ और 2 बच्चे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस मंजर ने इनके दिल को छू लिया। इसी रात इन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हर ख़ानदान को महफूज सफ़र का हक है, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो हर किसी के लिए काबिल ख़रीद होगी। ये ख्वाब 8 साल बाद नैनो की शक्ल में सामने आया, दुनिया की सबसे सस्ती कार। जब लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, रतन ने जवाब दिया, नामुमकिन सिर्फ एक ख्याल है। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान जब ताज होटल पर दहशतगर्द ने हमला किया, रतन टाटा ने न सिर्फ होटल की तामीर नौ करवाई बल्कि हर मुतासरा मुलाजिम और इनके ख़ानदान की मदद की। एक मुलाजिम की बेवा ने बताया, रतन सर ने मेरे शोहर की शहादत के बाद मेरे बच्चों की तालीम का पूरा खर्च उठाया। वो हर ईद और दिवाली पर हमारा हाल पूछने फ़ोन करते हैं। रतन टाटा की सादगी की कहानियाँ ज़बान ज़द आम हैं। एक बार एक मीटिंग के दौरान एक नौजवान इंजीनियर ने गलती से इन पर कॉफ़ी गिरा दी। सब हैरान रह गए जब रतन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद नई शर्ट ले आऊँगा, आप अपना ख्याल प्रेजेंटेशन पर रखें। रतन टाटा के दफ्तर में एक ख़ास कमरा है जहां आवारा कुत्ते आराम कर सकते हैं। इनके ड्राइवर ने एक बार बताया, सर अक्सर मीटिंग्स के बीच में वक्फा लेकर इन कुत्तों को खाना खिलाने जाते हैं। जब रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की क़यादत संभाली तब कंपनी का सालाना रेवेन्यू $5.8 बिलियन था। इन्होंने अपने अमले से कहा, हम सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, हम तारीख रकम करेंगे। 21 साल बाद जब वो रिटायर हुए, कंपनी का रेवेन्यू $100 बिलियन तक पहुंच चुका था। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि टाटा ग्रुप ने अपनी आमदनी का 60% हिस्सा समाजी कामों पर खर्च किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में रतन टाटा अक्सर अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखते और मुस्कुराते। एक दिन इनके करीबी दोस्त ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया, सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने इमारतें बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने का मौका दिया। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक कारोबारी शख्स की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने साबित किया कि कामयाबी का पैमाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वो तब्दीली है जो आप दूसरों की ज़िंदगी में ला सकते हैं। आज भी जब कोई टाटा की गाड़ी चलाता है, टाटा की बनाई इमारत में रहता है या टाटा नमक का इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, वो एक ऐसे शख्स के ख्वाब का हिस्सा बन रहा होता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ये साबित करने में गुजार दी कि कारोबार में भी इंसानियत और अखलाकियात का दामन थामा जा सकता है। रतन टाटा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अज़मत का राज सिर्फ कामयाबी में नहीं, बल्कि इस कामयाबी को दूसरों की खुशी के लिए इस्तेमाल करने में है। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसी मीरास छोड़ना है जो आने वाली नस्लों के लिए रोशन मिसाल बन सके।